बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस में इमरान खान कटहरे की बजाय पिंजरे में, ये क्या माजरा है? और फिर इमरान खान ने जेल की दीवार कैसे गिराई? कप्तान के हाथ से कागज किसने छीने? और फिर साइफर जज की फुर्तियां भी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहले लड़ाई और फिर कत्ल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बात कैसे खत्म की? सुप्रीम कोर्ट का मनपसंद वकला को ज्यादा वक्त देने का मामला, दरखास्त गुजार कैसे फारिग किए गए और काजी साहब ने लाइसेंस टू किल देने के हवाले से क्या हिकमत अमली तय की है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम कि 2 जर्नैलों को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि ये वही 2 जर्नैल हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और जिसके बाद उन्हें पैगाम दिया गया और ये पैगाम शहबाज शरीफ खुद लेकर लंदन गए और उसके बाद सारे का सारा बयानिया बदल जाता है। क्या पाकिस्तान की अदालतों को भी अपनी रविश और अपना बयानिया जो है बदलना पड़ेगा? इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में बंद कमरों में अदालतें खुली और जिस तरह से इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक हक देना चाहिए अपने केस को डिफेंड करने का, उन्हें उस हक से महरूम रखा जा रहा है। एक पॉपुलर लीडर को अनपॉपुलर अंदाज में अदालती कार्रवाई का इस वक्त सामना है। इमरान खान को जिन हालात में जेल में रखा गया, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको यह बता दें कि जब समाअत शुरू होती है तो इमरान खान को अदालत में लाया गया और अदालत के कमरे में उन्हें बिठाया नहीं जाता, बल्कि अदालत के साथ एक पिंजरा नुमा छोटा सा एक सेल था जहां पर इमरान खान को बिठाया गया और उनके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। बताया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कमर में दर्द है पिछले कई रोज से, और आज उन्होंने खान साहब से ज़्यादा बात भी नहीं की और बड़े खामोश वो रहे, और ऐसा लग रहा था कि अब जेल के जो असरात हैं वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहे हैं। लेकिन खान साहब के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने जो पहला गिला किया जज साहब से, उन्हें ये बताया कि केस तो बहुत दूर की बात है, जो मेरे हकूक़ हैं जेल मैनुअल के अंदर जिस तरह से मुझे जो सहूलियात देनी चाहिए उन सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जेल मैनुअल के मुताबिक मेरे साथ बर्ताव किया जाए। खान साहब ने एक बात ये कही कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ कि जो कुछ मुझे जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, मुझे मेरे हकूक से महरूम रखा जा रहा है। और फिर इमरान खान ने जो जेल के हालात थे, इसका एक नक्शा जो है वो जज साहब के सामने रखा। खान साहब बार बार कह रहे थे कि यार मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूं, जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, मेरी सिर्फ आपसे एक डिमांड है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात दे दें, मैं आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा। अब खान साहब ने अपना एक एहतजाज जो है वो जज साहब के सामने रिकॉर्ड करवाया और उसका नतीजा ये निकला कि हुक्म दिया गया कि इमरान खान जिस सेल में मौजूद हैं, जहां पर आप खड़े भी आसानी से नहीं हो सकते, चहलकदमी तो बहुत दूर की बात है, वर्जिश की आपको इजाज़त नहीं है, उसके साथ वाली दीवार को तोड़ दिया जाए। अब बताने वाले ये बताते हैं कि जब उस दीवार को चूंकि कुछ खबरें ज़राए से बाहर ये भी आई कि वो दीवार को गिरा दिया गया है, और अब जहां से दीवार को गिराया गया, इमरान खान के सेल के बिल्कुल सामने एक बागीचा है जहां पर वो चहलकदमी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, इसमें कितनी सदाकत है, और आपने हुक्म तो जारी कर दिया, इससे पहले भी ये बताया गया और नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने ये बाकायदा प्रोपोगेट चीज़ की कि इमरान खान को तमाम सहूलियात जेल के अंदर दी गई हैं। लेकिन जब वकला से पूछा गया और जो इमरान खान से मिलकर आए, तो उन्होंने आकर बाहर बताया कि असल में हालात जेल के अंदर क्या हैं। अडयाला जेल और अटक जेल के जो अगर मुवाजना करें ना, तो वहाँ पर कमरा बड़ा था, यहाँ पर कमरा छोटा है। मैंने आज पाकिस्तान के मीडिया को एक तो क्लोजली ऑब्जर्व किया इस खबर के हवाले से, क्योंकि जब हम खबर इकट्ठी कर रहे थे, इमरान खान को जो पिंजरे में रखा गया और जो सेल कम एक पिंजरा ज़्यादा था, और फिर जिस तरह साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने बिठाया, तो कुछ टेलीविज़न चैनल्स की वेबसाइट्स के ऊपर ना इस खबर को ज़रा मिर्च मसाला लगाकर और पॉइंट स्कोरिंग के एतबार से पेश किया गया है। अब एक अता तारड़ साहब का बयान है। अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि दरअसल इतराफ़ है कि मुसलसल, यानी खान ब्रेक हो रहा है, आज टहलने की जगह मांग ली है और गुस्से में भी हैं। ये अता तारड़ साहब की तरफ से ये जुमला जो है वो कहा गया। अच्छा, अब ये जो इनके बाऊजी जो हैं पिछले 4 बरसों से भगोड़े मुजरिम की हैसियत से, बरतानिया में इश्तिहारी की हैसियत से उन्होंने वक्त गुजारा, इस पर ये क्यों नहीं बोलते?
और फिर पाकिस्तान के मीडिया ने किस तरह से रिपोर्ट किया, लिखा गया, यानी जानबूझकर एक एंगलिंग की गई है। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है और उनकी खबर, उनके हालात को पाकिस्तान का मीडिया किस तरह उछालता है। खबर रिपोर्ट ये हो रही है जी कि जज अबुल हसनाज जुल्कुरनैन ने सुप्रीम जेल को हिदायत की कि चेयरमैन पीटीआई के सेल में कायम दीवार तोड़ दी जाए। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई का सेल तकरीबन 30 फुट से 50 फुट तक हो जाएगा। ये एक जानबूझकर एक तासुर ये दिया जा रहा है कि देखें जी, जेल में सहूलियात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, लेकिन इन्हें अपने जो बाऊजी हैं उनको, जिस तरह वॉशरूम की जो टाइल्स लगाई गई और फिर जो कमरा जहां पर वो मौजूद थे, जिस तरह से उसे अपग्रेड किया गया, वो आज भी साहब, जो जेलर साहब है ना, यहीं लंदन के अंदर एक जगह है स्लाव, वहाँ पर वो रहते हैं। और उन्होंने मुझे वो पूरी कहानी बताई कि किस तरह से हमने अपग्रेड किया था इनके बाथरूम्स को भी और फिर इनके जेल के सेल को भी। तो पहले ज़रूर अपने कायद को जो सहूलियात दी गई बतौर मुजरिम, वो जाकर देख लें। और फिर खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात दी जाएँ। व्यूअर्स, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि अब 17 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो आयद की जाएगी। एक छोटा सा वाक़या ये हुआ है कि जब खान साहब वहाँ पर पेश हुए तो जज ने इमरान खान के सामने जो है ये कहा कि आपका जो ट्रायल जो है, क्या आप चाहते हैं कि ट्रायल हो या ना हो। तो इस पर खान साहब ने कहा, जी जनाब, जेल में ट्रायल तो हो रहा है और ट्रायल कैसे होता है, हमारी तो ये ख्वाहिश है या हमारा जो कानूनी जो हक है वो ये है कि इसको आप बंद करें और इसे ओपन अदालत में चलाया जाए। वकला ने यह भी बात जज साहब के सामने रखी कि एक दरख्वास्त पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, पहले वो उसका फैसला हो जाए तो फिर आप इसको पोस्टपोन कर दें। लेकिन जज साहब ने ये बात नहीं सुनी। उन्होंने कुछ पेपर्स निकाले और वो इमरान खान साहब को दे दिया। अब खान साहब ने वो पेपर्स पकड़ लिए। अब जो वकला उनके आसपास मौजूद थे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हमने ये चलान की कॉपी जो है उसे वसूल नहीं करना। तो फिर उन्होंने उनसे वापस लिए और फिर उन्होंने कहा कि सर, हमें ये नहीं चाहिए, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमने इस केस को कैसे लेकर जाना। लेकिन जज अबुल हसनान साहब ज़रा जल्दी में उन्होंने बात नहीं सुनी और 17 अक्टूबर की तारीख डाल दी। आपने अगर इससे पहले नोट किया हो ना, क्योंकि खबर तो रिपोर्ट हुई है किसने क्या कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रख दूँ। इससे पहले ही ना ये केस चल नहीं रहा था। शाह महमूद कुरैशी और इनको दोनों को जो है इसमें अब इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि जो काम पहले हुआ था तोशा खाना के अंदर, उन्होंने भी, आमिर फारूक साहब ने भी केस को दबा कर रख लिया था और फिर वक्त आने पर उसका फैसला जो है उस वक्त किया जब दूसरी तरफ से, यानी गवाहों वाला मामला, अगर आपको याद हो कि गवाह इमरान खान को पेश करने की इजाज़त नहीं थी, केस का फैसला हो गया, सब कुछ हो गया, तो आमिर फारूक साहब जो है वो अपनी पटारी से एक फैसला निकालते हैं और ये कहते हैं कि मुनासिब मौका फराहम नहीं किया गया, लिहाजा सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि जितने लीगल माइंड्स हैं उन्हें ये बात मालूम है कि हम अगर आइन और कानून के मुताबिक और जो ड्यू प्रोसेस है उस पर चलेंगे तो इमरान खान को हम ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। वाही तरीका ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छोटी छोटी रुकावटें खड़ी की जाएं और फैसले उस वक्त दिए जाएं। कल को ये कहेंगे ना कि जनाब अब तो फर्द जुर्म आयद हो गई है, लिहाजा अब हम एक केस को यानी आपके हक में फैसला नहीं सुना सकते। मैं फिर ये कहूँगा कि ये नालायकी है इमरान खान के उन वकला की जिन्होंने बर वक्त इस केस को स्पीड अप नहीं किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, यानी ये जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं करवाया। अब दूसरी जो अदालत है ना जी, वहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से सलमान सफदर साहब जो हैं वो पेश हुए। साइफर कानून के उन्होंने क्लेम भी किया जाता है पीटीआई कुछ लोगों की तरफ से कि जनाब उन्होंने परखर्चे उड़ा कर रख दिए और ये हो गया वो हो गया। अब एक तो 1923 के एक्ट का हवाला जो है वो दिया गया, यानी सीक्रेट एक्ट 1923 का हवाला जो है वो दिया गया और 100 साल से ज़ायद हो गए जी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। और कहा ही जाता है, जो दलील पेश की गई सलमान सफदर साहब की तरफ से, कि इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी साइफर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। और अब आपने, क्योंकि इसमें बदनीयती की बुनियाद पर जब इमरान खान के ऊपर केस होता है तो आपने उसको तरमीम करके इमरान खान को आप टारगेट कर रहे हैं। तो अब काजी साहब आए ना कि जवाब आपने पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन बना दिए, किसी को घर भेजने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए और किसी को सजाए मौत सुनाने के लिए तरमीम आपने कर दी, तो क्या यहाँ पर आप या पाकिस्तान की अदालत वो खामोश हो जाए? और क्या इन तरमीम के ऊपर क्या इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो इसीलिए है कि कोई भी अपनी हदूद से तजावुज़ मत करे और आइन और कानून को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। अब इन्होंने क्या किया, तरमीम की और अब इसे इस्तेमाल करेंगे इमरान खान के खिलाफ। ये दलील भी दी गई सलमान सफदर साहब की तरफ से, बैरिस्टर सलमान की तरफ से। अच्छा, अब इन्होंने एक और जो चीज़ की है ना जी, इसके अंदर ये आपको याद रखना है कि इसमें सज़ा कितनी होगी। एक तो सज़ाए मौत है और फिर इसके साथ साथ 14 साल की सज़ा है। आपको व्यूअर्स ये मैं बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि अगर, जिसका जिक्र आज सलमान साहब ने भी किया, कि आर्मी सीक्रेट एक्ट यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब किस पर लगता है। आप अगर कहूटा की तस्वीरें उतारकर किसी दुश्मन मुल्क के साथ आप शेयर करते हैं ना, तो इस मामले पर आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। और ये काम तो खान साहब ने नहीं किया ना। खान साहब ने तो एक डी क्लासिफाइड कैबिनेट से मंजूर शुदा इंफॉर्मेशन कौम के सामने रखी, जो उनकी अमानत थी। आप उसे किस तरह चैलेंज कर सकते हैं और किस तरह से लागू होगा। अब होगा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इसके ऊपर दलाइल दिए जाएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या इस पर लगता है या नहीं लगता है, या असल में है क्या, और इसका इतलाक किन हालात में होगा, कब से होगा, इमरान खान के मामले में होता है या नहीं होता, कोडेड डी कोडेड लैंग्वेज असल में है क्या, और ये इस्तेहकाक किसका है, किसके पास ये साइफर जाता है, वहाँ से वजारत दिफा और फिर आर्मी चीफ के पास जाता है, फिर इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ पर उनका इनपुट किस तरह से रखा जाएगा। ये तमाम सवालात अब अदालत के सामने हैं जिनका जवाब तलब कर लिया गया। लेकिन व्यूअर्स, कौमी सलामती कमेटी में इसको रखा गया, उसके बाद इमरान खान ने काबीना से इसकी मंजूरी ली। और अब ये जो चोरी वाला मामला है, इसके हवाले से क्या सबूत मौजूद हैं और उसमें आज़म खान का क्या किरदार था, अब अदालत एक एक करके इन तमाम सवालों का जवाब लेगी। लेकिन उस वक्त तक ये जो 17 अक्टूबर वाला मामला है ना, ये हो चुका होगा। और जज अबुल हसनात साहब, दिलावर साहब जो एक जज इससे पहले गुजरे थे, उसी तर्ज का एक फैसला देंगे और जल्दी जल्दी में ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि 2 जर्नैलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब नोटिस जारी कर दिए गए। एक दरख्वास्त गई है जी, और ये दरख्वास्त जो है वो रावलपिंडी के रिहायशी आतिफ अली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे दायर किया। और दरख्वास्त ये थी कि ये दोनों साहब जो हैं, इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, अपनी आइनी हद को अबूर किया, और वो इंफॉर्मेशन जो इनके हलफ की खिलाफ वर्जी है, यानी 3 बरस गुजर जाने के बाद ये पब्लिक इंट्रैक्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले इन्होंने पब्लिक इंट्रैक्शन की और बहुत सारी बातें जो गलत बयानी पर मबनी है, इनको अदालत के फैसले के जरिए और इंसाफ के कटहरे में लाकर दुरुस्त जो है वो किया जा सकता है। अब यह भी कहा गया कि कानूनी और इखलाकी रुकावट अबूर की, इस पर संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं, FIA मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन ले। ये दरख्वास्त जो है, इसका मतन मैंने आपके सामने रख दिया। अब व्यूअर्स, एक तो शाहिद मेतेला साहब थे, मैतला साहब, मार्जत चाहता हूँ जी, शाहिद मैतला साहब हैं, और फिर जावेद चौधरी साहब जो हैं, अब उन्हें भी नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिन्होंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ की थी। फिर जावेद चौधरी साहब को तो इससे पीछे भी हटना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। और फिर आपने देखा कि कॉलम्स लिखे गए, कॉलम्स के बाद सीरीज़ आती हैं, और उसमें इमरान खान साहब के हवाले से अपनी उन्होंने पोजीशन को क्लियर किया और कौन किससे मिलता रहा, ये तमाम बातें कही। हमने खैर उस वक्त भी कहा था कि आपके सामने ये तमाम बातें आ रही हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। FIA एक्शन लेगा, पाकिस्तान के इदारे DGI SPR कोई बयान जारी करेंगे और पूछेंगे कि जनाब ये जो बातें इनसे मंसूब की गई हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये दरख्वास्त की शक्ल में एक चीज़ जो है सामने आ गई। अब आमिर फारूक साहब ने जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को और फिर पैमरा और DG FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिए। अब कुछ सवाल इससे जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बनाया, और नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि गैंग ऑफ 5, गैंग ऑफ 2 ये जो लोग थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब होगा और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर उन्हें एकदम से यू टर्न लेना पड़ा, और उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर अब वो एक्सप्लेनेशन जो है वो देते हुए आपको नजर आएंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, मईशत और एहतसाब की बात आप भूल जाएं। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ। अब ऐसा लगता है, टाइमिंग को ज़रा गौर कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब का बयान आता है, फिर वो पीछे हट जाते हैं, और फिर एक दरख्वास्त आती है जिसके ऊपर नोटिस हो जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि ये जो साहब जो रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक है, आतिफ अली साहब, ये किसी के कहने पर ये दरख्वास्त लेकर गए, और फिर दूसरी तरफ आइन की जो पामाली की गई, हल्फ की जो पामाली की गई,
उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए। कम से कम अदालतों में तो रगड़ा लगेगा ना जी। जनरल बाजवा को भी रगड़ा लगेगा, उनका नाम बार बार लिया जाएगा, फिर उन लोगों को यानी जिनके ज़रिए ये स्टोरीज़ जो हैं वो लगाई गई कि ये नहीं कहा था, वो कहा था, उस वक्त क्या हुआ था, और ये पूरे का पूरा जो कॉलम्स की शक्ल में इंकशाफात किए गए, अब कम से कम अदालतों में ये खुद पेश होंगे या फिर इनके वकला के ज़रिए पेश होंगे, या फिर जो नोटिस किए गए हैं इनमें यानी ख़बरों में इनको बार बार जो है वो अब इनका नाम जो आएगा। और फिर ये जो बातें कर रहे हैं, जो सियासी गुफ्तगू थी कॉलम्स के अंदर, जो सियासी कंटेंट था जिसकी बुनियाद पर इन्होंने अपना नाम जो है क्लियर करवाने की कोशिश की, अब इन्हें अपनी दरखास्तों में और अपने जवाब जो हैं वो जमा करवा कर अदालत को और जो सवालात उठाए गए इसमें जवाब देना पड़ेगा कि असल में मामलात हुए क्या हैं। फिर व्यूअर्स, जिस तरह राना शमीम साहब के मामले में हुआ, जज राना शमीम साहब जो थे, बाद में उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगी। अब ये होगा क्या, बाजवा साहब पेश होंगे या उनके वकील पेश होंगे, खुद तो पेश नहीं होंगे, या जनरल फैज़ पेश होंगे, वो जाकर कहेंगे जी कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की और ये सब झूठ बोल रहे हैं और हमारे नाम को इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी। और फंस कौन जाएगा? जावेद चौधरी साहब, और फिर इसके साथ साथ बाकी लोग फंस जाएंगे। और फिर इन्हें साबित करना पड़ेगा कि नहीं जी देखें, ये हमारे सामने, हम फलान जगह हमें बुलाया गया और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई। वो किस लिए दी गई थी? या तो फिर पाबंद कर दिया जाता ना कि खबरदार की जाकर तुमने बात जो है वो बाहर कही, और फिर आप किसी फर्द वाहिद के साथ प्राइवेट भी कोई गुफ्तगू जिसका ताल्लुक रियासत के साथ हो, आपके हल्फ के साथ हो, आपके पाकिस्तान के आइन के साथ हो, आप नहीं कर सकते। और अगर आपने ये बातें कही तो किस कैपेसिटी में की? तो अब ये जवाब का हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, टाइमिंग को आपने गौर से देखना है। अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कम से कम नहीं चल सकता तो ये वही शख्सियात हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब एक खास ओपिनियन रखते हैं। मरीम नवाज ने एक पूरी कैंपेन चलाई अपनी तकरीरों में, अपने बयानात के अंदर वो बार बार जनरल बाजवा का और ख़ासतौर पर जनरल फैज़ का वो नाम लेते रहे, और फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में वो बात करती रही। तो अब टाइमिंग को गौर से आपने देखना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन नोटिस के बाद जो मंसूर अली खान साहब हैं वो क्या कहेंगे, कामरान शाहिद क्या कहेंगे, ये बड़ा एक इंतहाई अहम सवाल है। क्योंकि व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में सहाफ़ी मंसूर अली खान को भी दिए, बकौल उनकी अगर आप बात देखें तो उनको एक्सेस भी था जिसका वो क्लेम भी करते रहे। तो उस एक्सेस का क्या बनेगा, इनको भी क्या नोटिस जारी किए जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि 2 लोगों को सिर्फ जो है वो नोटिस किए गए। इस पर भी अपने कमेंट्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप का क्या ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है जनरल बाजवा और फिर जनरल फैज़ साहब के हवाले से। और फिर आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। और आज पाकिस्तान की तमाम अवाम ने आइन का कत्ल होते अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देखा है। जो कानून और आइन के मुहाफिज हैं, जिन्होंने आइन पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हल्फ लिया हुआ है, वही लोग आइन का कत्ल कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम की आंखों के सामने कर रहे हैं। एक लाइसेंस टू किल पाकिस्तान की पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। आज की समाअत की खास बात यह थी कि काजी साहब ने ना अपना जहन खोलकर पाकिस्तान की अवाम के सामने रख दिया और वो बार बार ये कहते हुए नजर आए कि ये मेरे इख्तियारात हैं और मैं इन्हें कम कर रहा हूं, और इख्तियारात की तकसीम से पार्लियामेंट के इख्तियारात मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर पहले से हो जाएगी और महफूज हो जाएगी। व्यूअर्स, ये काजी साहब कौन सा खेल खेल रहे हैं, आगे चलकर मैं इनके जो आज के रिमार्क्स थे उसकी शक्ल में, और जो 3 नकात आज की समाअत के बाद हमारे सामने और पाकिस्तान की अवाम के सामने आ गए, ये जो आइनी नकात हैं, इसका भी हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि काजी साहब ने आज जो डंडी मारी है ना, उन्होंने वकला को वक्त नहीं दिया। जो इनके कबीले के लोग थे, जो वकील इनके हक में बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या फिर दूसरे लोग, उन्हें बार बार बुलाकर ये कहते हैं जनाब मैं आपको सुनना चाहता हूं, आज आखिरी दिन है, खुदा के लिए दलाइल को अपना मुकम्मल करें। लेकिन जब बात आती है दरखास्त गुजार की, और वो लोग जो इस एक्ट के खिलाफ दरखास्तें लेकर आए, उन्हें मौका नहीं दिया जाता और उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि जनाब आप लिख कर दे दें, आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप रोस्टर पर आकर बात करें। और इनमें आबिद जुबैरी साहब को यही कहकर एक तरह से डांट जो है पलाई गई, नाराजगी का इजहार किया गया, बरहमी का इजहार किया गया और यह कहा गया कि मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। जो आबिद जुबैरी साहब हैं, उन्होंने दलाइल अपने लिख कर आज ही जमा करवाए, जिस पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काजी साहब की अदालत से कही गई और चीफ साहब ये बातें करते हुए नजर आए। फिर वो ये कहते हैं
कि निज़ाम अदल ऐसे नहीं चल सकता जनाब। जब आप किसी को नहीं सुनेंगे ना, तब भी निज़ाम अदल नहीं चलेगा, बल्कि आपकी अपनी दुकान चलेगी। और आपने खूब अपनी दुकान जो है चलाई। एक मगरिब की मिसाल का जिक्र किया गया काजी साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि आप हमें बार बार मगरिब की मिसालें देते हैं, कोई है आपके सामने कोई मिसाल? तो फिर न्यू जर्सी की एक अदालत का फैसला जो है वो सुनाया गया, जिस पर काजी साहब ने कहा कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला लेकर आएँ। हमारी अदालत, क्या न्यू जर्सी की अदालत जिसका आप हवाला दे रहे हैं, इससे भी गई गुजरी है? जो फैसले काजी साहब ने और जिस तरह से प्रोसीडिंग की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये न्यू जर्सी की अदालत से भी गई गुजरी अदालत है। और कौन सा जज किस कबीले का है, आपके रिमार्क्स पाकिस्तान की आवाम को ये खूब जो है बता रहे हैं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खुद बनाने का जो मामला है, ये पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। और ये रूल्स किसका इख्तियार है, इसके हवाले से कुछ एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए। आइन कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कवानीन खुद बनाएगी जिनकी वक़्त आइनी जवाबित के बराबर होगी। आबिद जुबैरी साहब का ये कहना था। अपील का हक आइन और चीफ जस्टिस की मिसालें जो हैं वो दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए, ये आप बता दें। जिस पर आबिद जुबैरी साहब ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 185 के तहत है। आइन के असल दायरा इख्तियार 184(3) में अपील का हक नहीं दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने आगे से ये जवाब दिया कि इसकी जवाबी दलील में ये दे सकता हूं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ। किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला हो जाए तो क्या इसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए? अगर कोई मरीज कहीं मर रहा हो और कोई मेडिकल की जरा सी समझ रखता हो तो वो इसे मरने देगा क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस और एजाजुल एहसन साहब के दरमियान में ना नोक झोंक हुई, लेकिन उससे पहले इस दलील का और रिमार्क्स का जवाब देना बहुत ही जरूरी है। कल को अगर पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे कि आज के बाद पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ अमीरों के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे हिस्सा लेंगे और कोई मिडिल क्लास से सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी? और बार बार आप जो बेवाओं की एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर आप मेडिकल और इंसानी हमदर्दी की मिसालें लेकर आते हैं, आप नैब तरमीम को क्यों गौर से नहीं देखते? पार्लियामेंट ने तरमीम की, वो चैलेंज कर दी गई और फिर जो उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने उनको बहाल कर दिया। तमाम लोगों के केसेस जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, क्या उन्हें लाइसेंस टू किल दे दिया जाए कि जाओ जाकर लूटो? ये कायदे आज़म ने और उन शोहदा ने जो कुर्बानियां दी, हमारे बड़ों ने इसलिए दी थी कि तुम्हारे जैसे झूठे और बेकार जज बैठकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर यह फैसले दें कि पार्लियामेंट बड़ी है। मामला यहां पर किसी के बड़े और छोटे होने का नहीं है। आपने माशरे में और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक तवाज़न बरकरार रखना है कि कोई भी अपनी हदूद से ना सिर्फ तजावज़ करे, बल्कि जब आइन और कानून को घर की लौंडी बनाकर, गुलाम बनाकर पेश किया जाए तो फिर कानून हरकत में आए और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहां पर किसी के इख्तियारात को कम या ज़्यादा करने का मामला नहीं है, बल्कि इन इख्तियारात के पीछे छुपा हुआ वो खेल है जो इस वक्त कुछ जज साहिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर खेल रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने और एजाजुल एहसन साहब के दरमियान नोक-झोंक भी हुई। और एजाजुल एहसन साहब क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि चीफ साहब के रिमार्क्स थे कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बोले कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना, जब कोई कानून बनाया जाता है जिसका फ़ायदा नुकसान जो आपकी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, तो ऑब्वियसली इसका अदालत का इंटरवीन करना उसके सही या गलत होने में बहुत अहमियत का हामिल है। कल को अदालतें उनके हाथ बांध दिए जाएंगे और ये लाइसेंस टू किल जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में इस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि दे दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स थे कि कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, वरना इसको कलअदम करार दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसका जवाब दिया और वही कहते हैं कि माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। आज यही हुआ ना, आपने आइन, ये जो नैब तरमीम थी, उनको बतौर रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया। वो बार बार ना मार्शल लॉ का इशारा दे रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट 17 माह की थी, ये किसी मार्शल लॉ से कम नहीं थी। लोगों के सामने बहुत सारी तरमीम ऐसी लाई गई, बहुत सारे बिल ऐसे पेश किए गए
जो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। रज़ा रब्बानी साहब बहुत दफ़ा उठकर वहाँ से गए और कहा कि यार ये कोई मजाक नहीं है कि आप हमें कागज़ पर पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर कानून साजी कर दो, और आर्मी एक्ट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसके ऊपर काजी साहब क्यों नहीं बोलते और क्यों नहीं कहते कि जनाब यहाँ पर भी हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये किसी का खेल खेल रहे हैं और इसके अलावा इसके पीछे कोई जो है मंतक मौजूद नहीं है। रबर स्टैम्प की इन्होंने बात की, अमेरिका में ये सब नहीं होता, हमारा माजी बहुत बोसीदा है, सुप्रीम कोर्ट बार खुद तो दरखास्त लेकर नहीं आई। अच्छा जी, नहीं लेकर आई, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं इसका जवाब कौन देगा? अदालत में पर्ची सिस्टम हमें एक तरह से ना वो नजर आया। काजी साहब के रोकने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने अगले लम्हे फिर एक सवाल किया, मगर सवाल करने से पहले एक पर्ची जो है ना कुछ लिखकर चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले की करते हैं, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कहा जाता है कि ये उन्हें दे दें। जस्टिस एजाज पर्ची पढ़कर मुस्कुराए, चीफ जस्टिस को थमाई, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी पर्ची पढ़कर मुस्कुराए और जस्टिस एजाजुल एहसन से सरगोशी की। साथ ही काफली के वकील से बोले कि फाजिल जज के सवालात बड़े अहम हैं और नतीजा खेज है, हम आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा आएंगे। अच्छा जी, अब वकील जो इम्तियाज सदीकी साहब है ना, इनका एक गिला है चीफ जस्टिस साहब को, और उन्होंने ये धमकी दी, जो लड़ाई हुई, कत्ल क्या हुआ आईने पाकिस्तान का, वो मैंने आपके सामने तफसील के साथ रखा, और अब जो लड़ाई हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुला लिया और वकील इम्तियाज सदीकी साहब जो दूर बैठे हुए थे उन्होंने इतराज उठाया कि जनाब हमारी भी तो बात सुने, हम भी राहों में पड़े हुए हैं और हमें मौका नहीं दिया जाता। और इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठे। इम्तियाज सदीकी साहब ये बोले कि आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल साहब को सुनेंगे, हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। जिसमें चीफ जस्टिस साहब बोलते हैं कि कहां लिखा हुआ है हुक्मनामे में कि मैंने पहले आपको सुनना है। फिर इम्तियाज सदीकी साहब ने कहा कि हम सब आपके सलूक को देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फिर आगे से कहा कि कोई बात करने की तमीज़ होती है, पिछली समात का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ एक हुक्मनामा मौजूद है और उस पर आप अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर चुके। इस पर इम्तियाज सदीकी साहब ने एक बात कही और बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि सिर्फ इनके जो मनपसंद जर्नलिस्ट जिस तरह से सहाफ़ी जो आपके सियासतदानों के सामने खड़े होते हैं ना, वकील भी इनके मनपसंद हैं, उन्हें मौका दिया गया। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो थे वो, उनके बारे में इम्तियाज सदीकी साहब ने यह कहा कि आपके रवैये की वजह से वो आज अदालत में नहीं आए। अच्छा, अब यहां पर काजी साहब की तरफ से ना एक धमकी दी गई कि आप बैठे वरना मैं कुछ इशू कर दूंगा, और ऐन मुमकिन है कि उस वक्त तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है। इसके बाद नून लीग के जो वकील हैं सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी वकला को कल दिन 11:30 बजे जो है वो हम सुनेंगे, और फिर व्यूअर्स ये जो समात है इसे मुलतवी कर दिया गया कल तक के लिए। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और काजी साहब के इस रवैये पर आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियारात और जिस तरह से आइन साजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना जहन खोल कर रख रही है, इस पर क्या फैसला होना चाहिए और आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने